एट के, अगर इतने मॉलिक्यूल्स हैं एट के, नंबर ऑफ मोल्स इज नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स बाय एवोगैड्रोस नंबर 3.011 into 10 raised to 25 upon 6.022 into 10 raised to 23, which is 1 upon 2 into 10 raised to 2, which is 50. 50 मोल्स है किसके? सल्फर के। बस, अरे बहुत है जी, एसिड मॉलिक्यूल्स के 50 मोल्स हैं। अच्छी बात है। आपको ये आसान लगा तो आइए लैम्डाओं के दर्शन करिए। ये क्या है? एटॉमिक स्ट्रक्चर। Wavelengths of different radiations are given below. Fine. Arrange these radiations in the increasing order of their energies. अलग अलग यूनिट्स में वेवलेंथ लैम्डा दी हुई है और एनर्जी E होती है hc बाय लैम्डा। ये प्लैंक महाराज बोल गए हैं, ठीक है। इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू वेवलेंथ है, तो लैम्डा ऑफ ए है 400 नैनोमीटर, ठीक है। लैम्डा ऑफ सी है 40 नैनोमीटर। तो क्यों ना हम इन सबको नैनोमीटर में ही कन्वर्ट कर लें। करिए। ये माइक्रोमीटर है। अच्छा, तो कितने नैनोमीटर हुई? तो 400 माइक्रो और नैनो में 1000 का फर्क है, तो 400,000 नैनोमीटर। इतनी ज्यादा। और 40 एंगस्ट्रॉम यूनिट्स, एंगस्ट्रॉम यूनिट होती है 10⁻10 मीटर, नैनोमीटर होता है 10⁻9 मीटर। तो 1 एंगस्ट्रॉम यूनिट इज 10 नैनोमीटर। या नहीं नहीं नहीं, नहीं क्षमा चाहता हूं। 1 नैनोमीटर इज 10 एंगस्ट्रॉम यूनिट। एंगस्ट्रॉम यूनिट छोटी होती है ना, हाँ ठीक है। तो क्या हो जाएगा? 40 एंगस्ट्रॉम यूनिट है, इसका मतलब 4 नैनोमीटर्स। 4, 40, 400 और 4 लाख। वेल, सबसे कम वेवलेंथ है किसकी? डी की। तो सबसे ज्यादा एनर्जी है किसकी? डी की। तो डी है सबसे ज्यादा, ठीक है। सबसे लल्लू है कौन? बी। क्यों? 4000 इंटू 100, 4 लाख नैनोमीटर की सस्ती वेवलेंथ। सी इज द आंसर। यस, सी इज द आंसर। Gaseous state. An open flask containing air is heated from 300 to 500 Kelvin. फटाफट ओपन फ्लास्क बना लीजिए, खुला है और दो काम कर रहे हैं, तो दो डायग्राम बनाइए। पहले 300 केल्विन था और बाद में 500 केल्विन हो गया, और इसमें हवा थी, हवा हवाई, ठीक है। और गर्म किया तो यही हवा फैल गई, फैल गई तो उसका कुछ अंश बाहर निकल गया। What percentage of air would escape into the atmosphere if the pressure is kept constant? खुला बर्तन है तो प्रेशर तो चाहे या न चाहे कांस्टेंट ही रहेगा। एटमॉस्फेयर को तो आप चाहकर भी थोड़ा बदल पाएंगे, कोई बात नहीं। V1 अपॉन T1 बराबर V2 अपॉन T2। तो V2 कितना होगा? मान लीजिए ये है V0 इनिशियल प्रेशर है, या V1, तो V2 कितना हो जाएगा? V1 अपॉन T1। पहले टेम्परेचर था 300 और बाद में हो गया 500। ओहो, तो ये 5/3 V1 हो जाएगा। तो अगर फाइनल V2 को देखें तो ये 5/3 V1 हो गया है। तो बाहर कितना निकल गया है? बाहर जो निकल गया है वो है V2 माइनस V1 विच इज 5/3 माइनस 1 V1 विच इज 2/3 V1। इतना बाहर निकल गया है, ठीक है। तो बाहर डब्बे के बाहर चला गया। तो परसेंटेज चेंज कितना होगा? जितना हो गया चेंज डिवाइडेड बाय जितना था शुरुआत में इनटू 100। या परसेंटेज, यहाँ चेंज का मतलब है आउट, परसेंटेज ऑफ एयर, चेंज मतलब एस्केप्ड, जो बाहर निकल गई। कितना? डेल्टा वी इज 2/3 V1 अपॉन V1। V1 कट जाएगा इनटू 100। ओ माय गॉड, ये क्या हो गया? जितनी ओरिजिनली थी उसका कितना अंश बाहर चला गया है, ये पूछा है। वेल, इतना अंश बाहर चला गया है, ऐसा कहेंगे। What percentage of air would escape into atmosphere if the pressure is kept constant? 5/3 minus 1 which is 2/3, 2/3 V1 डिवाइड बाय, एक मिनट, और ये तो वॉल्यूम है, ध्यान रखिएगा, ये वॉल्यूम में जो बाहर एस्केप कर गया है। तो परसेंटेज चेंज या परसेंटेज ऑफ एस्केप कितना होगा? थोड़ी सी गड़बड़ करने वाले थे, बाल बाल बचे।
ये परसेंटेज चेंज नहीं है, परसेंटेज एस्केप्ड है। और ये हो जाएगा जितना निकल गया बाहर वो है 2/3 v1, और जितना है विच इज v2, तो 2/3 v1 अपॉन v2 इज 5/3 v1 into 100 विच इज 0.4 या 40%। क्या आ जाएगा? 40%। 40% है जो बाहर चला गया। अरे कुछ खपला किया तुमने, पहले वॉल्यूम देख रहे थे, बाद में v1 फिर v2, और कंफ्यूज कर दिया हमको। एक्चुअली आप देखिए, जब हम कहते हैं व्हाट परसेंटेज ऑफ एयर, आपको एक बात समझनी पड़ेगी। क्या ये जो परसेंटेज है ये वॉल्यूम नहीं, ये मोल के हिसाब से। अगर कभी भी कंफ्यूजन आए, मैंने माइंड में क्या कैलकुलेशन किया कि अगर थोड़ी सी मिस्टेक हो रही थी, मोल्स, कितने मोल्स बाहर चले गए, तो आप देखें मोल्स आर नथिंग बट दे आर प्रोपोर्शनल टू वॉल्यूम। तो जितने मोल्स थे जितने मोल्स थे गैस के शुरुआत में, वो इतने वॉल्यूम में थे। यहां पे जो मोल्स थे वो पूरे इस वॉल्यूम में थे। तो एन मोल्स अगर शुरुआत में थे, n1 मोल्स थे, तो इस पूरे पूरे वॉल्यूम में भी n1 मोल्स ही थे। अगर इसमें थे n1 और यहां चले गए हैं n2, तो परसेंटेज एस्केप्ड विल बी n2 अपॉन n1 into 100। और n2 मोल्स प्रोपोर्शनल वॉल्यूम कब होता है? सेम टेम्परेचर और प्रेशर पे। तो यहीं पे देखना होगा n2 इज डेल्टा v, n1 इज v2 into 100। यहां से निकाला था मैंने मनीमन। तो वो v1 क्यों नहीं होगा और v2 क्यों होगा, उसका स्पष्टीकरण यहां पर है, देख लीजिए ताकि आप में कोई कंफ्यूजन ना आए। 40% आंसर है, जी हाँ 40% आंसर। डन डन। चार्ल्स महाराज का सस्ता लॉ। ये क्या है? थर्मोडायनामिक्स। आउट ऑफ स्पेसिफिक वॉल्यूम 1 2, सॉरी वॉल्यूम 1 वॉल्यूम 2 एंथैल्पी 3 एंड इंटरनल एनर्जी 4, द एक्सटेंसिव प्रॉपर्टीज आर। ठीक, स्पेसिफिक कोई भी चीज होती है तो वो इंटेंसिव हो जाती है। दिस इज वॉल्यूम पर यूनिट मास, तो ये इंटेंसिव है। वॉल्यूम एक्सटेंसिव है, हाँ। एंथैल्पी एक्सटेंसिव है, हाँ। और इंटरनल एनर्जी, हाँ भाई हाँ। तो 2 3 और 4, 2 3 और 4 है एक्सटेंसिव। जैसे ही मास या मोल से किसी चीज को डिवाइड कर देंगे, वो इंटेंसिव हो जाएगी। किसी भी एक्सटेंसिव क्वांटिटी को अगर मास या मोल से डिवाइड कर देंगे तो वो इंटेंसिव हो जाएगी। इसलिए स्पेसिफिक वॉल्यूम, डेंसिटी, मोलर वॉल्यूम, ये सब इंटेंसिव हैं। और वॉल्यूम स्वयं, महान एंथैल्पी और इंटरनल एनर्जीज, ये सारी की सारी एक्सटेंसिव क्वांटिटीज है। एक्सटेंसिव क्या होती है? वो क्वांटिटीज जो अमाउंट ऑफ मैटर कंटेन इन द सिस्टम पे डिपेंड करती हैं। कि भाई इतना से इतनी गैस है तो कुछ उसकी इंटरनल एनर्जी होगी। गैस के मॉलिक्यूल डबल कर दोगे तो इंटरनल एनर्जी डबल हो जाएगी। क्योंकि मॉलिक्यूल ज्यादा होंगे तो इंटरनल एनर्जी भी ज्यादा होगी। मेक सेंस? तो कैसी इंटेंसिव है, ऐसे ही एंथैल्पी है, ऐसी वॉल्यूम भी है। पर टेम्परेचर नहीं है। मतलब मान लीजिए थोड़ा सा पानी है आपके पास, इतना पानी है ना। हमने कहा कि इस पानी में इसका टेम्परेचर है कितना, मान लो 20 डिग्री सेल्सियस। हमने इसमें और पानी मिलाया, वो भी 20 डिग्री सेल्सियस। तो क्या 40 डिग्री सेल्सियस हो जाएगा? नहीं नहीं, उतना ही रहेगा 20, है ना। ये क्या है? ये इंटेंसिव क्वांटिटी। फॉर द फॉलोइंग गैसियस इक्विलिब्रिया, गजब है, एक्स वाई एंड जेड एट 300 केल्विन। एक्स क्या है, वाई क्या है, जी क्या है? SO2 प्लस O2 दे रहा है SO3, PCl5 दे रहा है PCl3 प्लस क्लोरीन, और HI दे रहा है H2 प्लस I2। अच्छी बात है। द रेशियो ऑफ Kp एंड Kc इन द इंक्रीजिंग ऑर्डर विल बी, क्या होगा? लोग पूछ रहे हैं, देखते हैं क्या होगा। Kp और Kc क्या होते हैं? Kp बराबर Kc RT की पावर डेल्टा N गैस। ठीक है। और डेल्टा N गैस क्या है? फाइनल गैस के मोल माइनस इनिशियल गैस के मोल। पहले वाले में तो हो जाएंगे -1, दूसरे और तीसरे में क्या होगा? 0 और ऐसा हो जाएगा। अच्छी बात है। और Kp बराबर Kc RT रेस टू, अच्छा तो Kp अपॉन Kc का रेशियो क्या है? Kp अपॉन Kc का रेशियो तो ये है RT की पावर डेल्टा M। अच्छी बात है।
R और T 8.314 या जो भी वैल्यू आती है इंटू T 300 केल्विन कर देंगे तो 1 से बड़ा नंबर है। अगर 1 से बड़ा नंबर है तो उसकी पावर होगी जितनी ज्यादा उतनी ही बड़ी संख्या होगी। अच्छा, तो सबसे ज्यादा तो ये होगा 1 फिर 0 फिर -1, यानी कि y इज मोर देन z इज मोर देन x। अच्छा ऐसा, जी हाँ ऐसा। सबसे ज्यादा y फिर z फिर x। अरे वाह, कहा क्या सी सही है? जी हाँ सी सही है, बात यही है। Which of the following compounds contains the peroxy linkage? केमिकल बॉन्डिंग का आगाज peroxy linkage किसकी होती है? आइए स्ट्रक्चर बनाते हैं। H2S2O8 peroxy डाइसल्फ्यूरिक एसिड है ये महाराज, देखिए। और ओ माय गॉड, क्या इसमें peroxy लिंकेज है? अवश्य है। कैसे पता लगा लेते हो तुम? अभ्यास से। A is the answer, भिड़ते ही A is the answer, yes। बाकी ये सब कैसे हैं? H2S2O4 H2S2O6, मैं इनके भी स्ट्रक्चर्स बना के आपको दिखा देता हूं। आंसर आ चुका है, पर फिर भी आपके ज्ञान वर्धन के लिए H2S2O6 ये क्या है? ये है पेरोक्सी डाइसल्फ्यूरिक एसिड था A, और ये है डायथायोनिक एसिड। ऑक्सीजन हटा दीजिए, कौन आ गया? ये आ गया H2S2O6। ऑक्साइड लिंकेज ही ना रही, पेरोक्साइड तो बहुत दूर की बात है। H2S2O4 बहुत ही अनस्टेबल होता है, शुभ नहीं है, पर अगर स्ट्रक्चर बनाना ही चाहेंगे तो ऐसा बन जाएगा उसका। ये है H2S2O4, राइट? एब्सोल्युटली राइट। एल्यूमिनियम प्लस HCl दे रहा है AlCl3 प्लस हाइड्रोजन। The sum of stoichiometric coefficients of reactants and products in the balanced reaction is stoichiometric coefficients of reactant और products। बड़ा आसान क्वेश्चन है, जोड़ना ही तो है। हाँ जी, 2 एल्यूमिनियम प्लस 6 HCl दे देगा 2 AlCl3 प्लस 3 टाइम्स हाइड्रोजन। अच्छा, जोड़ो इनको, जोड़ लेते हैं। वैसे मिनिमम इंटीजर कोएफिशिएंट्स हैं ये, कुछ ना लिखा हो तो इतनी कॉमन सेंस से मानते हैं कि यही होना चाहिए। 2 प्लस 6 प्लस 2 प्लस 3, ओह कहिए 13 तो नहीं? जी हाँ यही तो है 13, बिल्कुल सही जवाब, सी इज द आंसर। Back to atomic structure, the energy of second Bohr orbit of hydrogen atom is so much. Hence the energy of fourth orbit will be, एनर्जी का फॉर्मूला क्या है? E इज इक्वल टू E नॉट Z स्क्वायर बाय N स्क्वायर। अच्छा, वेलोसिटी क्या है? V इज V नॉट इंटू Z बाय N। तो वेलोसिटी पूछी नहीं है, पर मामला सामने आ गया तो बनकर रिवाइज कराते हैं, ध्यान रहे आपके बस, इसलिए ठीक है। एनर्जी में फोकस करो, एनर्जी देखिए। तो साहब क्या होगा? एनर्जी इज Z तो 1 ही है, E नॉट तो है जैसी है, तो E2 is E is inversely proportional to N square, तो E1 upon E2 is N2 upon N1 का होल स्क्वायर, और rather E2 by E4 is N4 by N2 which is 4 by 2 का होल स्क्वायर which is 4। अच्छा, so therefore E4 is E2 by 4 which is minus 328 by 4। कितना है भाई ये? 82 किलो जूल्स पर मोल। सही है, बिल्कुल सही है, और यही है, यही है, यही है। A neon dioxygen mixture contains 70.6 grams of dioxygen and 167.5 grams of neon। अच्छी बात है। आपके पास है O2, कितनी है? O2 है, मोलर मास होता है इसका 32, और यह है 70.6 ग्राम्स। नियॉन है 167.5 ग्राम्स। गजब, इसका वजन होता है 20। If the pressure of the mixture of gases in the cylinder is 25 bars, what is the partial pressure of dioxygen and neon in the mixture? टोटल जोड़कर तो 25 ही आना चाहिए, पहले सीधी बात तो यही है। कितना है?
ये डेल्टन्स लॉ ऑफ पार्शियल प्रेशर से निकाल सकते हैं। उसके लिए हमें क्या करना होगा, मोल फ्रैक्शन निकालने होंगे। पार्शियल प्रेशर इज मोल फ्रैक्शन इनटू टोटल प्रेशर। उसके लिए मोल निकालने होंगे और मोल बराबर है मास बाय मोलर मास। तो 70.6 अपॉन 32, 167.5 अपॉन 20, ये अगर करेंगे तो आ जाएंगे नंबर ऑफ मोल्स। अगर आप देखें 19 12 19 19, वैसे 3 बार 19.75 आया है ना, पता नहीं क्यों उससे मेरे को तो ये फील आती है कि 3 बार रिपीट किया है तो शायद 19.75 ये सही होगा। मैं करके भी दिखा दूंगा, मैं खाली एक सस्ती ऑब्जेक्टिव ट्रिक की बात कर रहा हूँ। और अगर क्योंकि कोई 3 बार आया है तो मोस्ट प्रोबेबली उसी के वेरिएशन दिए होंगे। और टोटल है 25, तो जोड़ के देख लिया यार 25 किस में आ रहा है वैसे। अच्छा नहीं, अब क्षमा चाहता हूँ, ये O2 है, ये नियॉन है, मरेंगे अपन, है ना, ढंग से ही करना ज्यादा अच्छा है। तो तो हम थोड़ा फर्जीवाड़ा करने की कगार पर आ ही गए थे। आइए ठीक से करते हैं। वेरिएशन जो भी हो, 5 12 19 में बहुत फर्क है। ऐसा क्यों बोलते हो? ऐसा इसलिए बोल रहा हूं कि कैलकुलेशन थोड़ी सी अशुभ लग रही है और मैं राउंडिंग ऑफ करने वाला हूं। ये लगभग लगभग कितनी है, जहां घपला शुरू कर रहा हूं वहां कलर चेंज कर लेते हैं हम, है ना। 32, 8 4 32, 8 की टेबल में 72 भी आता है, तो 72 अपॉन 32, 8 9 72, 8 4 32, 4/9 है 2.25 मोल्स। कोई पाप किया है इसमें? हाँ, थोड़ा सा पाप किया है। हमने न्यूमरेटर को 70.6 से बढ़ाकर 72 कर दिया है। ईश्वर हमें क्षमा करें। तो 2.25 की वजह से 2.23, 2.22 ऐसी कुछ होगा, और क्या होगा। 20 और ये 167.5, इसको 168 कर लूं, पाप ना लगे। डेसिमल हटाओ, कितना हो गया? ये हो गया 2 8 8.4। ठीक है, जितना भी आए। अब 2.25, 2.2 पकड़ लेते हैं। 2.2 और 8.4 जोड़ो, कितना जाता है? आता है 10.6 मोल। एंड टोटल, तो मोल फ्रैक्शन ऑफ O2 कितना हो जाएगा? 2.2 अपॉन 10.6, कितना है? 10.6, ये लगभग 0.2 है, लगभग 0.2 है, थोड़ी सी ऊंच नीच। इंटू तो पार्शियल प्रेशर ऑफ O2 हो जाएगा, मोल फ्रैक्शन ऑफ O2 इंटू टोटल प्रेशर 25 बार, लगभग लगभग 0.2 इंटू 25, लगभग लगभग 5 बार। तो 5 बार के आसपास आ रहा है। 5 नहीं, 5.25 है, ठीक है, 5.25 सही। तो क्या हो जाएगा? 5.25। पार्शियल प्रेशर ऑफ O2 नहीं, गलत, O2 गलत, O2 सही, O2 गलत। C is the answer? Yes, C is the answer. Correct? Got it. Seemingly simple question with really dirty calculations. तुम देखो लेकिन कैसे अपन ने घोटाले घपले करते हुए मैनेज किया है। बिंदास राउंडिंग ऑफ, बोल्ड अप्रोक्सीमेशंस करके वी हैव जीरोड अपॉन अ वेरी करेक्ट आंसर। राइट, राइट। आइए लौटते हैं थर्मोडायनेमिक्स पर। हीट Q transferred for an isothermal reversible expansion for 1 mole of an ideal gas. Fine. 1 मोल है, आइडियल गैस है, इनिशियल प्रेशर है 1 बार, फाइनल प्रेशर है 0.1 बार, टेम्परेचर है 273 केल्विन और ये है कांस्टेंट। तो आइसोथर्मल रिवर्सिबल एक्सपेंशन है और उसके लिए Q निकाली है। आइसोथर्मल है तो डेल्टा E बराबर 0 विच इज Q प्लस W। तो Q मस्ट बी माइनस ऑफ W एंड W इज minus 2.303 nRT ln V2 upon V1. तो Q is 2.303 nRT ln, now P1 V1 बराबर P2 V2, तो V2 upon V1 is P1 upon P2 ln log आएगा, log। ठीक है, तो Q आ गया। हाँ, ये Q आ गया। कितना है देखते हैं। 2.303 into 1 into 8.314 joules per mole Kelvin into 273 Kelvin। गिनौने कैलकुलेशन है, कोई बात नहीं, कर लेंगे। लॉग बेस 10 ऑफ प्रेशर कितना था? 1 अपॉन 0.1, लॉग 10 10 इज 1, उड़ जाएगा ये।
8.314 है 25/3, तो 2.3 इंटू 25/3 इंटू 273, लगभग ऐसा ही, ये डिवाइड करो 91। 2.3 इंटू 25 इंटू 91, अब ये कैलकुलेट कैसे करें? इतने जूल्स है, किलो नहीं है अभी तक, किलो विलो लगाएंगे अभी। अब 23 इंटू 25 लगभग है 24 का स्क्वायर, और ये 24 का स्क्वायर कितना होता है? दिस इज अराउंड 576। हाँ जी, तो भूल चुक लेने देनी, ये भी लगभग 576 ही आएगा। तो पॉइंट है तो पॉइंट लगा दे, ले 57.6 इंटू 91। छी, क्या करें अब? 91 को बढ़ाएं, इसको घटाएं, हाँ थोड़ा बहुत, तो ये कितना है? दिस इज 57.6 इंटू 91, 57.6 इंटू 91 जूल्स। और अगर 5.76 इंटू 0.91 कर लें तो ये किलो जूल्स हो जाएगा। तो 5.7 कितना है? लगभग ये 6 है, 6 9 54, तो ये करीब 5.4 से थोड़ा सा कम, 5.4 से थोड़ा सा कम। बी, यस, बी इज द आंसर, बिल्कुल बी इज द आंसर। आप देखें कैसे जो थोड़े गणित कैलकुलेशंस भी हैं, रेंजेस निकाल के कर देते हैं हम, बहुत ज्यादा पातापोड़ी नहीं करते उनको एक्चुअली कैलकुलेट करने की। बिल्कुल परफेक्ट आंसर आता है, सही आता है, बहुत जल्दी आता है। ये वो कला है जो थोड़ी सी आपको सीखनी है, अभ्यास में लानी है। ठीक, चलिए एक सेकंड और थर्ड लॉ वाला भी एक क्वेश्चन करें। बिल्कुल, फॉर द रिएक्शन डेल्टा एच इज इतना, डेल्टा एस इज इतना, एट व्हाट टेम्परेचर विल द रिएक्शन बी स्पॉन्टेनियस? स्पॉन्टेनियस होने के लिए डेल्टा जी शुड बी नेगेटिव, और बाउंड्री लाइन देखनी है तो इक्वल टू भी लगा देते हैं। इक्वल टू पे इक्विलिब्रियम होगा, और नीचे आएंगे तो नेगेटिव हो जाएगा। तो डेल्टा एच माइनस टी डेल्टा एस शुड बी, आई रिपीट, इक्वल टू का मतलब है इक्विलिब्रियम, और लेस हो जाएगा तो इसका मतलब है कि अब स्पॉन्टेनियस है। तो डेल्टा एच शुड बी लेस देन और इक्वल टू टी डेल्टा एस, या टी शुड बी मोर देन इक्वल टू डेल्टा एच अपॉन डेल्टा एस। टेम्परेचर कम से कम इतना तो होना चाहिए, डेल्टा एच है 29 किलो जूल्स पर मोल, और डेल्टा एस है -35 किलो जूल्स पर मोल, या सॉरी -35 जूल्स पर मोल केल्विन। साइन की गड़बड़ तो नहीं है कहीं? चेक कर लीजिए। नहीं, नॉट रियली। तो इसका क्या मतलब है, देखते हैं। अब ये नेगेटिव आ गया बाबू, अब केल्विन में नेगेटिव टेम्परेचर, टेम्परेचर कुछ भी हो 0 केल्विन से तो नीचे ना जाएगा ना। हाँ जी, क्या मतलब है इस बात का? इसका मतलब तो बहुत साफ है कि टेम्परेचर जो है वो इससे ज्यादा होना चाहिए, हमेशा नेगेटिव केल्विन से ज्यादा होना चाहिए। टेम्परेचर तो नेगेटिव केल्विन से ज्यादा हमेशा ही होगा। 0 केल्विन से तो वो तो मिनिमम टेम्परेचर है ना, उसके नीचे तो नहीं ही जाता है। ठीक है, तो सदा स्पॉन्टेनियस या सदा नॉन स्पॉन्टेनियस क्या है? आइए चेक करते हैं एक बार। डेल्टा जी नेगेटिव, डेल्टा एच माइनस टी डेल्टा एस नेगेटिव, यानी कि डेल्टा एच शुड बी लेस देन और इक्वल टू टी डेल्टा एस। हाँ, अच्छा एक चीज और बहुत इंपॉर्टेंट, जब हमने इसको डिवाइड किया है, हाँ हाँ, तो नेगेटिव नंबर से बच्चों अगर डिवाइड करेंगे तो इनइक्वालिटी पलट जाएगी। हाँ, तो अगर जैसे ही मैं डेल्टा एस को यहाँ लाया हूँ, ध्यान रखिएगा, अगर वो नेगेटिव है तो इट इज वेरी नेसेसरी कि ये पलट जाए। अच्छा, ऐसा। अब कर सब्स्टिट्यूट बेटा और देख, और यहां पर क्या रहे? टेम्परेचर शुड बी लेस देन और इक्वल टू नेगेटिव जो भी गंदगी बढ़ाएगा। अब 0 केल्विन से तो कम हो ही नहीं सकता, और ये स्पॉन्टेनियस तब होगा जब टेम्परेचर नेगेटिव केल्विन में चला जाएगा, जो कि असंभव है, इट इज नॉट पॉसिबल। तो नॉन स्पॉन्टेनियस एट ऑल टेम्परेचर्स, कुछ भी कर लो, कुछ भी कर लो, कुछ भी कर लो, ये तो कभी स्पॉन्टेनियस नहीं होगा। पता नहीं क्या कर लेते हो तुम, ये क्या किया तुमने? पहले कुछ, पहले फिर कुछ, फिर कुछ। हाँ, पहले एक सिली मिस्टेक कर रहा था मैं। अच्छा, अच्छा सर, आप सिली मिस्टेक कैसे पकड़ते हैं? बहुत बहुत रहस्य की बात बता रहा हूँ मैं तुमको।
देखो मैं क्या है, क्वेश्चन सिर्फ सॉल्व करता हूँ ना, तो मशीन की तरह सॉल्व नहीं करते, मैं उसको फिजिकली इंटरप्रेट करता रहता हूँ। सॉल्व करते करते मैंने जैसे सोचा कि डेल्टा एच पॉजिटिव है, मतलब ये कैसा है, ये एंडोथर्मिक है। और एक्सोथर्मिक रिएक्शंस अपने आप मुझे सुझाते हैं, एंडोथर्मिक तो इतने मजे से नहीं होते, बुरे हैं। एंट्रोपी भी नेगेटिव है, मतलब घट रही है। एंट्रोपी के घटने में भी कोई अच्छी चीज नहीं है, अशुभ ही होता है ये। तो एंथैल्पी के हिसाब से भी बुरा है, अब्जॉर्ब हो रही है। एंट्रोपी के हिसाब से भी बुरा है, घट रही है। तो बुरा ही बुरा है, इतनी बुराई चलती नहीं है लाइफ में। तो क्या इसको स्पॉन्टेनियस होना चाहिए? एक्चुअली इसको कभी स्पॉन्टेनियस होनी नहीं चाहिए। फिजिकली अगर आप इंटरप्रेट कर रहे हैं तब भी ये बड़ी क्लैरिटी है कि दिस शुड नॉट बी स्पॉन्टेनियस एनीवेज। अब और अगर इसको स्पॉन्टेनियस नहीं होना चाहिए फिलहाल ये, तो हम जो मैथमेटिकली कर रहे हैं वो भी आना चाहिए। पर हमको लगा कि ये तो उल्टा आ रहा है, और फिर चेक किया तो फिर ध्यान आया ये साइन की गड़बड़ करिए यहाँ पे। भाई नेगेटिव नंबर से डिवाइड करोगे तो इनइक्वालिटी का साइन पलट जाता है। अगर किसी भी नेगेटिव नंबर से मल्टीप्लाई डिवाइड करोगे तो इनइक्वालिटी का साइन पलट जाता है, ध्यान रखना। और यहाँ डेल्टा एस नेगेटिव है, और उससे जब हमने डिवाइड किया तो ये जो चोंच थी ये उल्टी हो जानी चाहिए थी, और हमने नहीं करी थी। ये सिली मिस्टेक पकड़ में आ गई, हमने ठीक करी। और तब भी आप देखिए एक ऐसा रिजल्ट निकला है जिसको आपको फिजिकली इंटरप्रेट करना पड़ेगा, ब्लाइंडली नहीं कर सकते। कैसे? ये आ गया, एक्चुअली इसका आंसर जो आएगा ये आएगा 828.7 केल्विन ग्रेटर देन इक्वल टू टी। अच्छा, अब कुछ बच्चे क्या करते हैं, माइनस को खट से प्लस कर देते हैं और आंसर टिक कर देते हैं ना, ये नहीं करना है। आप ये देखो ना कितना भयानक है, माइनस से भी कम टेम्परेचर मांगता है। ऐसा थोड़ी होता है, टेम्परेचर तो 0 केल्विन से नीचे जाता ही नहीं है, नियम है थर्मोडायनामिक्स का। तो फिर ये कभी 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 भी किसी भी टेम्परेचर पर स्पॉन्टेनियस नहीं होगा। ये इतना पापात्मक रिएक्शन है जो कभी स्पॉन्टेनियस नहीं हो सकता, अपने दम पर तो कभी नहीं होगा। जब भी हमें कराना है जबरदस्ती ही कराना पड़ेगा, ये ध्यान रखो। राइट राइट। Which of the following statements is are incorrect when 0.15 mole of iron is allowed to react with 4.8 grams of oxygen? आपके पास है 1.5 मोल आयरन का, और आपके पास है 4.8 ग्राम्स ऑक्सीजन का, और रिएक्शन भी दे रखा है। ठीक है, 1.5 मोल, अच्छी सॉरी गलत लिख रहे थे अपन, 0.15 मोल है, यही लिख लो 0.15 मोल। और वजन नहीं, मोल ही लिखने चाहिए। तो 4.8 ग्राम्स O2 यानी 4.8 अपॉन 32 मोल है O2 के, विच इज 0.15 मोल है O2 के। इनिशियली ये सीन है, रिएक्ट करेंगे, जी भर के करेंगे, होना है जो हो जाने दो। आई मीन द रिएक्ट कंप्लीटली, व्हाट हैपेंस, आप चाहें तो लिमिटिंग रिएजेंट के फॉर्मूले से भी निकाल सकते हैं। लिमिटिंग रिएजेंट का क्या है, मोल डिवाइडेड बाय कोएफिशिएंट करके देखो। अच्छा, ये डिवाइडेड बाय 4, ये डिवाइडेड बाय 3, ठीक है। और जो संख्या कम पड़ जाए वो लिमिटिंग। कम कौन दिख रहा है, पहला वाला कम दिख रहा है, तो शक तो यही होता है आयरन लिमिटिंग रिएजेंट है। अगर आयरन लिमिटिंग रिएजेंट है तो आयरन को खत्म कर दो। परिवर्तन कितने का हुआ, पूरे 0.15 मोल करके रिएक्ट, और 4 मोल मांगता था 3, तो यहां 0.15 मांगेंगे 10 इंटू 3/4, और ये कितना बन जाएगा, 4 का आधा 2, तो ये हो जाएगा 0.15 अपॉन 2। ठीक है, आधा हो जाएगा, इतने मोल बनेंगे इसके। सही लग रहा है, ये लग तो सही रहा है। ये 0 हो जाएगा, ये कितना है 0.15 इंटू 1/4 मोल, ये बच जाएंगे, और 0.15 अपॉन 2 मोल ये बन जाएंगे। तो आयरन लिमिटिंग है, सच है। मास ऑफ O2 लेफ्ट ओवर एट द एंड ऑफ रिएक्शन इज इतने ग्राम्स, ऐसा है क्या? देखें, पहली बात तो ये है कि अच्छा इनकरेक्ट पूछे हैं, देखो कितनी बदमाशी, झूठ पूछा है, सच की बात नहीं हो रही है। तो ये तो झूठ, ये तो सच है। खैर मास निकाल लेंगे, मास ऑफ Fe2O3 प्रोड्यूसेस सो मच, देख लेंगे। O2 इज लिमिटिंग, अब यार आयरन लिमिटिंग है तो O2 तो नहीं ही होगी ना लिमिटिंग, ये तो पक्का झूठ है, और एक ही झूठ था और वही चुनना था, तो डी आंसर हो गया। सिंगल करेक्टर तो डी आंसर ही होना पड़ेगा, कोई दिक्कत नहीं है।
फिर भी आपके मनोरंजन के लिए मैं बी और सी कैलकुलेट करके दिखा देता हूं, आंसर भले आ चुका हो। 0.15 मोल का मतलब था 4.8 ग्राम, तो 0.15 अपॉन 4 मोल का मतलब होगा 4.8 अपॉन 4 यानी 1.2 ग्राम O2, तो ये है 1.2 ग्राम O2। तो क्या वही बची है? वही बची है, ठीक है। Fe2O3 वजन निकालिए, 160 आ जाएगा। अच्छा, तो 0.15 अपॉन 2 मोल्स यानी कि इतने ग्राम्स, 0.15 इंटू 80, 12 ग्राम आ जाएगा। ये भी सही है? वो नहीं था, सही है। डन 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 डन। चलिए आगे चलते हैं। एटॉमिक स्ट्रक्चर की दिव्य यात्रा एक बार फिर आपके लिए। If we plot the graph of stopping potential of photoelectrons against the frequency in hertz of radiation that has been emitted, then its slope would be, क्या कर रहे हैं? वो कह रहे हैं कि V stopping वर्सेस फ्रीक्वेंसी को प्लॉट करो। अरे तो ग्राफ कैसा आएगा? इसकी कोई इक्वेशन है? आइंस्टीन महाराज की एक फोटो इलेक्ट्रिक इक्वेशन थी कि के ई मैक्स इज एच न्यू माइनस एच न्यू नॉट। हाँ जी, न्यू क्या है? जो फ्रीक्वेंसी ऑफ इंसिडेंट रेडिएशन है। न्यू नॉट क्या है? थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी। और ये बराबर है ईवी स्टॉपिंग। अच्छा, तो वी स्टॉपिंग इज एच अपॉन ई टाइम्स न्यू माइनस एच अपॉन ई टाइम्स न्यू नॉट, y बराबर एम एक्स प्लस सी। तो स्लोप कितना जाएगा? स्लोप m इज h बाई e। हाउ चीप? h बाई e, h is 6.6 into 10 is to minus 34 joule second by e 9.1 into 10 is to minus 31 kg। सॉरी, तो मास ऑफ इलेक्ट्रॉन, क्षमा चाहता हूँ, चार्ज ऑन इलेक्ट्रॉन इज 1.6 into 10 is to minus 19 कूलम्स। ऐसे आ जाएगा। कितना है ये? कैलकुलेट करें। 16 4 जा 64, तो 4.1 समथिंग इंटू 10 is to 19 और 34 कितना होता है? 15 जूल सेकेंड बाय कूलम्स, जो भी गंदी यूनिट्स हैं। 4.1 इंटू 10 माइनस 15 या 0.41 इंटू 10 माइनस 14। कहीं भी आंसर ना हो जाए। हो गया है, सही है। अरे ये तो यही है, यही है, यही है। दे दरादर बैक टू बैक। आज पसीने छूट रहे होंगे आपको। अरे नहीं, आसान क्वेश्चन है, लग रहे हैं आसान आपको क्योंकि प्रैक्टिस करी है आपने। आइए इसी बात पर एक और हो जाए आपके साथ। फॉर gaseous state, the most probable speed is denoted by c star, the average speed by c bar, and RMS by c. Then for large number of molecules, the ratios of these speeds respectively is V most probable, V mean और V RMS। कितनी है ये? Large number of ratios of these speed respectively is R is कितना हो जाएगा? बड़ा मजेदार है ये। दिस विल बी 1:1 पॉइंट कितना? 12:1.22 ऐसा लगता है। सीज द आंसर, सीज द आंसर। ऐसे करते हैं। ये थोड़ा याद ही होना चाहिए रेशियो। वैसे तो क्या है? दिस इज √2:8 by pi is to √3, या 1:√, डिवाइड मार दो इसको। क्या गंदगी है ये? 2/π is to √1.5 ऐसा आ जाएगा। नहीं, 4/π, सॉरी, इस तरह से। और इसको कैलकुलेट करो तो कैसा ये आ जाएगा। रट रखा है तुमने? हाँ, कौन करेगा कैलकुलेट? फालतू जी बार बार याद करो, टंटा कटे, सीधी बात, नो बकवास। ठीक है भाई, चलो ठीक है। फिर ये क्या है? Which of the following expressions regarding entropy is incorrect? एंट्रोपी के संदर्भ में इनमें से क्या है
जो झूठ है। ए, डेल्टा सिस्टम is Q reversible by T, where Q is the heat energy of the system. डेल्टा S is dq, या वैसे तो था, हाँ, इंटीग्रल ऑफ dq रिवर्सिबल बाय T, which is also okay, लेकिन ये तभी है जब ds is इंटीग्रल dq रिवर्सिबल बाय T। इसको आप बाहर तब ले सकते हो, डेल्टा S is dq, this is if T is constant. This is true only for isothermal processes. हमेशा सदा सर्वदा ये सच है, ऐसा नहीं है, ये गलत बात है। और यहां तो कुछ लिखा नहीं है आइसोथर्मल आइसोथर्मल, ये ठीक नहीं लगते, तो फफूंद है। डेल्टा सिस्टम इज डेल्टा एस टोटल प्लस डेल्टा एस सराउंडिंग, ये भी बकवास है। डेल्टा एस इज फाइनल माइनस इनिशियल, तो ठीक है। टोटल सिस्टम प्लस सराउंडिंग, ये भी ठीक है। ये दो चीजें तो ठीक है, और ये तो ये भी गलत है। क्या चीज? डेल्टा एस एक्चुअली सही तो ये नीचे वाला है, ये तो गलत है। दो दो गलतियां, ए और बी दोनों ही गड़बड़ लग रहे हैं। बी तो ऑब्वियस गड़बड़ है। ए अगर उसमें एक चीज लिख दें कि ये आइसोथर्मल सिस्टम्स के लिए है तो ठीक हो जाएगा, अदरवाइज ये हमेशा ठीक नहीं है। तो डेल्टा एस इज एक्चुअली दिस इंटीग्रल ds which is इंटीग्रल dq रिवर्सिबल बाय t। सब कुछ इंटीग्रल के साइन में है, t बाहर तब आएगा जब आइसोथर्मल होगा। इसको फॉर आइसोथर्मल सिस्टम्स, क्योंकि दो दो सही आ रहे हैं तो हम क्वेश्चन में चेंज कर लेते हैं। अगर आइसोथर्मल सिस्टम्स लिख देते हैं, अब ठीक है, अब ठीक हो जाएगा। ये जो प्रिंटेड था, जो आया था प्रश्न, उसमें ए भी गलत है और बी भी गलत है। आंसर दोनों में से कोई भी एक हो सकता है। अगर यही एज इट इज आ जाए तो आंसर कैन बी ए और बी, सिंगल करेक्ट होते हैं। तो मैं क्वेश्चन को ठीक कर देता हूं इसमें। अगर इस कंडीशन ठीक लिख देते हैं तो अब ए सही हो गया, तो इनकरेक्ट क्या है? अब बी है, तो बी आंसर आ जाएगा। जी, अब बी आंसर आ जाएगा, मानते हैं हम। अच्छी बात है, मानिए। व्हाट विल बी द रेशियो moles of dichromate divided by moles of sulfide when the following redox reaction tang is balanced in acidic medium and represents the stoichiometric coefficients of the respective species? मुश्किल काम नहीं है। Cr2O7 2 minus aqueous plus SO3 2 minus aqueous दे रहा है Cr3 plus aqueous plus SO4 2 minus aqueous। ठीक है, आप ये देखिए, डाइक्रोमेट से बन रहा है, मतलब क्रोमियम +6 से जा रहा है +3 में, तो एक क्रोमियम में चेंज है 3 का, डाइक्रोमेट में 2 क्रोमियम है, तो उसमें कुल चेंज होगा 6 का। तो चेंज है उसे खोपड़ी पे लिख लीजिए। सल्फाइट, अच्छी बात है, सल्फाइट से बन रहा है सल्फेट, +4 से आ रहा है +6 में, एक सल्फर में चेंज है 2 का, 2 का परिवर्तन है। 6 और 2 रेशियो लीजिए 3 और 1, क्रॉस मल्टीप्लाई कर दीजिए 1 और 3, 2 क्रोमियम 2 क्रोमियम, 3 सल्फर 3 सल्फर। ये तो भाई आ गए इनके कोएफिशिएंट्स। बैलेंस करो, बैलेंस एसिडिक मीडियम में। ठीक है, करते हैं। अब चार्ज बैलेंस करेंगे। यहाँ कितना है -2 और ये कितना है -6, -8 चार्ज है यहाँ, और यहाँ है +6 और -6 0। यहाँ -8 है, वहां 0, तो यहाँ 8H+ जोड़ दो। ओह, ऐसे, बिल्कुल ऐसे। तो यहाँ क्या जाएगा? 4 पानी। खत्म कहानी, खत्म कहानी। चेक करेंगे, ऑक्सीजन जोड़ के चेक कर लीजिए। यहाँ कितनी ऑक्सीजन है? 7 और 9 16। यहाँ कितनी है? 12 और 4 16। और ये तो बैलेंस्ड है। जी हाँ, बैलेंस्ड है। तो मोल्स ऑफ डाइक्रोमेट डिवाइडेड बाय मोल्स ऑफ सल्फाइड कितने हैं? 1/3, 1:3। B is the answer? Yes, B is the answer. What is the mass of Ki in 14.86 ml of इतना ग्राम per ml aqueous Ki solution? This is so easy.
32.44 grams per 100 ml into 14.86 ml कितना जाएगा 32.44 into 0.1486 ग्राम्स। जितना है ये भाई इतने ग्राम्स आ जाएगा। कितना है ये? है तो ये थोड़ी अगली सी कैलकुलेशन में काम करें, अप्रोक्सीमेट कर देते हैं। ये 0.1486 लगभग कितना है 0.15 और इसको थोड़ा बढ़ाया है, क्या करें 32.44 थोड़ा बड़ा कर इतना आ रहा है तो 32 इसको घटा दो 32 कर दो 15 टू 30 45 48 4.8 के आसपास आएगा। ले बेटा डी आंसर हो गया, आ गया जी डी आंसर है। मस्त रहो, ठीक, डन डन। Which of the following set of orbitals has n plus l? वो 1 नहीं है l है, n plus l बराबर 7। वेल n तो लिख ही रखा है साफ साफ, s p d f। इनके लिए एजिमुथल क्वांटम नंबर l की वैल्यू क्या होती है 0 1 2 3। l की वैल्यू होती है 0 1 2 3। तो ये क्या हो जाएगा n plus l 7, 7 plus 0 7, 6 plus 1 7, 5 plus 2 7, 4 plus 3 7। yes, अरे 7 7 7 7 a is such a beauty, बिल्कुल बैठ रहा है। 4f बैठेगा, 5p न बैठेगा, 6s न बैठेगा, 4d ये भी न बैठेगा। इनके लिए 6 6 और 6 आ रही है वैल्यू। 7s ठीक है, 6p ठीक है, 5d ठीक है, 6d। अब 5d बैठेगा तो 6d कैसे बैठ जाएगा, ये तो 8 हो जाएगा, ये भी गलत है। और तो ऐसे ही देख लीजिए 4s में 4 आ जाएगा, ये भी गलत है। A is the answer, clear cut. A is the answer, most simple but beautiful. 1 mole of an ideal gas is allowed to expand reversibly and adiabatically from a temperature of 27 degrees Celsius. Okay. लिख लेते हैं डेटा क्या है भैया, इसमें थर्मोमीटर डेटा लिखना चाहिए बस। मोल गैस का है